नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से डेली आपको करंट अफेयर प्रदान किया जाता है। तो यदि आप नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखकर अपने परीक्षा को सफल बनाने में एक कदम आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट चाहते हैं या पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से आप जाकर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आज का पहला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 28 मई, ऑप्शन सी 23 मई, ऑप्शन डी 25 मई। तो आपको इसका सही जवाब देना है। आपके स्क्रीन पर समय भी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर समय चल रहा है, समय खत्म होने के बाद हम इसका आपको उत्तर बताएंगे। तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके इसका उत्तर देने का प्रयास करें। यदि नहीं जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके लिए और गरीब बच्चों के लिए कुछ फायदा हो सके। तो चलिए, आपके पास 9 सेकंड बचा है। आप जल्द से जल्द इसका जवाब दें। चलिए, आपका समय हुआ समाप्त। इसका सही जवाब अब हम बताते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 23 मई। 23 मई इसका सही जवाब होगा। 23 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। यह दिवस अमेरिकन टोरटॉइज रेस्क्यू द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिवस कछुओं की दुर्बल प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इस गैर लाभकारी संगठन की स्थापना विश्व भर में मौजूदा कछुओं और उनके खत्म हो रहे निवास की रक्षा करने के लिए लोगों की मदद करने के उद्देश्य से की गई थी। कछुए की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक मानी जाती है। ये प्राचीन प्रजातियां चिड़ियों, सांपों और छिपकलियों से भी पहले धरती पर अस्तित्व में आ चुके थे। जैव वैज्ञानिकों के अनुसार कछुए इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए स्वयं को बचा सके क्योंकि उनका कवच उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। आर्कटिक को छोड़कर ये लगभग विश्व के सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। बोग कछुए, जो कि लंबाई में 4 इंच के होते हैं, सबसे छोटे कछुए होते हैं। लेदरी कछुए वजन लगभग 15 पाउंड सभी कछुओं में से सबसे बड़ा होता है। भारत में असम राज्य के दीमा हसाओ में स्थित हेजोंग झील, जिसे कछुओं झील के नाम से भी जाना जाता है, में लगभग 400 से 500 कछुए निवास करते हैं। इसके अलावा इस झील में हिल टेल्सपिन प्रजाति के दुर्लभ कछुए भी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 22 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिया। इसके तहत आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। तो आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप वेट कर लीजिए 1 मिनट, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसका नोट्स बना लें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी
ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में शेयर करते चले जाएं ताकि आपको आपके ऊपर करंट अफेयर का बर्डन लोड ना बढ़े। करंट अफेयर जैसा कि आपको मालूम होगा हर एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल करंट अफेयर का चलन बढ़ गया है। तो चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब बताते हैं हम क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 40। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 22 मई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिए। कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं। चल निधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.40 से 40 अंक आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.0% किया गया। इसके तहत रिवर्स रेपो रेट 3.75% से 3.35% हो गया। तदनुसार सीमांत अस्थायी सुविधा दर बैंक दर 4.65 से घटाकर 4.25 हो गई। मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे पीएमपीसी ने विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 22 मई 2020 को महान ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1960, ऑप्शन बी वर्ष 1971, ऑप्शन सी वर्ष 1982, ऑप्शन डी वर्ष 1991। तो आपके स्क्रीन पर समय चल रही होगी। आप कमेंट करके इसका सही जवाब दें और इसका उत्तर हम जब समय समाप्त हो जाएगी तो बताएंगे। चलिए, आप इसका समय दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से। सात सेकंड बचा है और 4 सेकंड। इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1991। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 22 मई 2020 को महान ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। विजित 4 ग्रैंड स्लैम खिताब में वर्ष 1957 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और वर्ष 1958 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन शामिल है। ज्ञातव्य है कि कूपर को वर्ष 1991 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। एशले जॉन कूपर के नेतृत्व में वर्ष 1957 में ऑस्ट्रेलिया ने डेविस कप भी जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 22 मई 2020 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड और किसके बीच अक्षय ऊर्जा व्यापार के लिए एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। ऑप्शन ए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी अदानी पावर लिमिटेड, ऑप्शन सी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ऑप्शन डी जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। आपके पास समय बचा है मात्र 28 सेकंड। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो हम प्रदान करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 22 मई 2020 को राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के बीच अक्षय ऊर्जा व्यापार के लिए एक संयुक्त कंपनी बनाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते के अंतर्गत
एनटीपीसी और ओएनजीसी भारत और विदेशों में ऑफशोर विंड और अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना से जुड़ी संभावनाओं का पता लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त दोनों कंपनियां संवहनीयता, भंडारण, ई परिवर्तनीयता और ईएसजी पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रबंधन के अनुकूल परियोजनाओं के क्षेत्र में संभावनाएं तलाशेगी। एनटीपीसी के पास वर्तमान में 920 मेगावाट और ओएनजीसी के पास 176 मेगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया। इस फंड की स्थापना कितनी राशि से की गई है? ऑप्शन ए 250 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 500 करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 1000 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी 1500 करोड़ रुपया। आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और यदि आपको नहीं मालूम है तो कुछ समय वेट कीजिए। इसके बाद जब समय समाप्त होता है तो हम इसका सही जवाब आपको बताते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसमें जुड़ सके और हमारा मनोबल ऊंचा हो और आपके लिए इस तरह का वीडियो और भी हम लाते रहें। और भी सब्जेक्ट का इस तरह का वीडियो लाया जाएगा। फिलहाल करंट अफेयर आप देखिए। करंट अफेयर सभी परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका समय हुआ समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1000 करोड़ रुपया। 1000 करोड़ रुपया। तो 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार एवं सिडबी के मध्य स्टार्टअप फंड की स्थापना हेतु हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपया की राशि आवंटित की गई। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला पहला राज्य है। स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के माध्यम से राज्य में स्थापित सभी क्षेत्र के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 20 मई 2020 को भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में अंतर्देशीय जल परिगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित नए परिशिष्ट के तहत दोनों देशों के प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या कितनी कर दी गई? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। 20 मई 2020 को भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में अंतर्देशीय जल परिगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित नए परिशिष्ट के तहत दोनों देशों के प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या कितनी कर दी गई? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कमेंट के माध्यम से और इसके बाद जब समय समाप्त होगा तो हम इसका सही जवाब आपको बताएंगे। चलिए तो आपके पास 5 सेकंड बचा है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 20 मई 2020 को भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में अंतर्देशीय जल परिगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित नए परिशिष्ट के तहत दोनों देशों के प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या 8 से बढ़कर 10 कर दी गई। वर्तमान में 6 बंदरगाह प्रोटोकॉल के तहत संचालित है। नए समझौते के तहत 5 पोर्ट्स ऑफ कॉल और 2 नए प्रोटोकॉल मार्ग को शामिल किया गया है। जोगी गोफा को शामिल करने से मेघालय, भूटान और असम के साथ जुड़ाव हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मई 2020 को विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई। मई 2020 को विश्व की नई अर्थशास्त्री
किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए कारमेन रेनहार्ट, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन डी शिखा शर्मा। प्रश्न एक बार फिर से, मई 2020 को विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई। ऑप्शन ए कारमेन रेनहार्ट, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन डी शिखा शर्मा। आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो हम रेगुलर लाते रहें। आपको भी मन लगेगा और मुझे भी मन लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ यदि चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, आपका समय हुआ समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मई 2020 में कारमेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष नियुक्त हुई। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। इससे पूर्व वह IMF के वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उप निदेशक रह चुकी है। इससे पूर्व वह IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उप महानिदेशक रह चुकी है। उन्होंने अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और NABE के एडम स्मिथ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 20 मई 2020 को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्णतः सौरीकरण करने की योजना का शुभारंभ किया। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किस शताब्दी में कराया था? ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी। आप समय आपका चल रहा है, घड़ी का समय आपके पास चल रही है। आप देख रहे होंगे, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। एक बार प्रश्न फिर से, 20 मई 2020 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्णतः सौरीकरण करने की योजना का शुभारंभ किया। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किस शताब्दी में कराया था? ऑप्शन 11वीं, 12वीं और 13वीं और 15वीं। तो इसका सही जवाब होगा, आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी इसका सही जवाब है। 20 मई 2020 को नवीन एवं नवीनीय ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्णतः सौरीकरण सोलराइजेशन करने की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रुपए की सहायता सहित 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 10 मेगावाट क्षमता की ग्रिड कनेक्टेड और सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्क और जैसे विविध और ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों, बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ ग्रिड सौर संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 22 मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर हिरोशी नकटानी, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो आपको इसका सही जवाब देना है। समय आपके सामने चल रही है। इस समय को खत्म होने से पहले आप यदि जानते हैं तो कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, यदि नहीं जानते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका आपको सही जवाब बताएंगे। दस सेकंड आपके पास बची है, जल्द से जल्द इसका सही जवाब आप दें।
चलिए आपका समय समाप्त हुआ। अब इसका सही जवाब हम बताते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। 22 मई 2020 को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि बोर्ड के अध्यक्ष पद का चयन WHO के 6 क्षेत्रीय समूह में से प्रत्येक 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है। वो 6 क्षेत्रीय समूह हैं अफ्रीका रीजन, अमेरिका रीजन, दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन, यूरोपियन रीजन, पूर्वी भूमध्य रीजन और पश्चिमी प्रशांत रीजन। इस पद पर उन्होंने जापान के हिरोकी नकटानी का स्थान लिया। कौन लिया? हर्षवर्धन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 18 मई। तो आपको इसका सही जवाब देना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 18 मई। जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही जवाब दीजिए। इसके बाद हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। आपके पास 20 सेकंड बची है। 20 सेकंड में आपको जवाब देना है। चलिए आपका समय हुआ समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 22 मई। 22 मई इसका सही जवाब है। 22 मई इसका सही जवाब है। 22 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य थीम क्या था? हमारा समाधान प्रकृति में निहित है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को प्रतिवर्ष 22 मई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। इस तरह से हमने 10 का 10 क्वेश्चन डिस्कस किया और आप देखते होंगे ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का वीडियो आपके लिए हम बनाते रहें और आप इसका फायदा उठाते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है। चलिए जय हिंद, जय भारत।